आर्मी चीफ का एक बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ दीगर जमातों के लिए भी खतरे की घंटी है। चौधरी परवेज इलाही साहब की तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से पिम्स अस्पताल कल ले जाया गया और उसके बाद कई घंटों से वो गायब हैं। पीटीआई को कुछ थोड़े देर फंड्स का मसला पड़ गया। बुरी खबर ये है कि आईएमएफ ने जो है वो हुकूमत का भेजा हुआ प्लान रद्द कर दिया है। जिस बंदे ने कानून को हाथ में लिया, बिलखसूस 9 मई वालों के साथ जो होना है, क़यामत कुबरा आने वाली है, सुगरा भी नहीं होगी। नून लीग का ये कहना है हम और इमरान खान साहब इकट्ठे एहतजाज करेंगे। क्या मंजर होगा वैसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग खबरें आज आपको इस वीडियो के अंदर देनी है और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ का एक बयान बड़ा मौजू बना हुआ है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ दीगर जमातों के लिए भी ख़तरे की घंटी है। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, दीगर जमातों के लिए भी कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं। और मामला है क्या, सारा बैकग्राउंड जो है मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है, लेकिन आपने सबसे पहले अगर अभी तक वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। हम लोग अब अपने चैनल के ऊपर जो है वो 7,30,000 के टारगेट पे पहुंच चुके हैं। 8 लाख सब्सक्राइबर्स का जो हमने टारगेट सेट किया, 30% उसका हम अचीव कर चुके हैं और अब जो है उसमें 70,000 और रह गए हैं। बड़ी तेज़ी से माशाल्लाह हम अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। तो आपने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। अच्छा जी, अब ज़रा जल्दी पहले कुछ दीगर खबरें, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से। आईएमएफ के साथ जनाब, हम आईएमएफ की तरफ यूं करके दूर से उनको देख रहे थे कि आईएमएफ जो है वो हमारे लिए क्या जवाब देती है। बिजली के बिलों के हवाले से हमारी निगरान हुकूमत ने जो एक प्लान बनाया हुआ था कि किसी तरह हमें रिलीफ मिल सके और आईएमएफ हमें इस बात की इजाज़त दे दे कि हम आवाम को जो है वो रिलीफ दे सकें। तो जनाब, बुरी खबर ये है कि आईएमएफ ने जो है वो हुकूमत का भेजा हुआ प्लान रद्द कर दिया है। जियो ने उसको रिपोर्ट किया है कि इस प्लान के मुताबिक बताया गया था कि बिजली के बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम का असर पड़ेगा, लेकिन आईएमएफ ने प्लान मुस्तरद करते हुए कहा है कि जनाब ये 15 अरब रुपए का असर पड़ेगा, 6 अरब का नहीं पड़ेगा। और उनका आईएमएफ ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया कि एवी दसों है 15 अरब आने किधरों ने, पहले ये भी बताएं। तो आईएमएफ के साथ जो है अब एक दोबारा प्लान कहा जा रहा है कि शेयर किया जाएगा, जिसके बायस ताख़ीर हो रही है। नया प्लान शेयर होने पर आईएमएफ हुकाम और वजारत ख़जाना दोबारा बातचीत करेंगे। तो फिलहाल निश्ता, उस सिंपल एक वर्ड्स निश्ता, किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो हमें नहीं मिल रहा। इसके अलावा निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब कल रात को हामिद मीर साहब के शो के अंदर आए हुए थे। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जब तक पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी नहीं होती, बिजली सस्ती होने का जनाब कोई इम्कान नहीं है। अब बात यह है कि पेट्रोल किस तरह सस्ता होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल सस्ता होगा अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता होगा, तो वो हमारे हाथ में है ही नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग वो हमारे हाथ में नहीं है। डॉलर किस तरह सस्ता होगा वो भी शायद हमारे हाथ में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि डॉलर आएगा तो डॉलर सस्ता होगा ना। यहाँ तो डॉलर जो है वो, अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं कि निगरान हुकूमत जब से आई है 37 रुपये अब तक ओपन मार्केट में डॉलर बढ़ चुका है। 37 रुपये, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और अभी भी मार्केट में आवाज़ है कि शायद ये 340 भी क्रॉस करेगा। ये अभी मार्केट के अंदर आवाज़ है। सो इसलिए इधर भी निश्चित है, ठीक है, यहाँ पर भी निश्चित है। तो बताया गया है कि जी वो निगरान वज़ीर तवानाई फरमाते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। 2020 से कबल फर्नेस ऑयल से फ़ायदा नहीं था, आज हो रहा है। पीआईए स्टील मिल्स बंद नहीं कर सकते, लाखों लोगों का रोज़गार है। चीनी की स्मगलिंग और कीमत पर भी मीटिंग्स चल रही हैं, सो इधर भी निश्चित, यहाँ पर भी निश्चित। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर आज़म ने, अब निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने जो है वो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। अभी चंद दिन पहले जो है वो पाकिस्तानी चंद सहाफ़ियों को बुलाया गया था। कल उनसे गैर मुल्की सहाफ़ियों या गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसीज़ के जो सहाफ़ी हैं, चले मैं इस तरह कह लेता हूँ, उनसे उनकी मुलाकात हुई है कल। महरीन ज़हरा मलिक साहिबा, ये भी एक फ़ॉरेन मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करती हैं। इन्होंने ट्वीट किया अपनी इस मुलाकात के हवाले से और बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स जो हैं वो शेयर किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ met with foreign media journalists today. I asked if he could confirm Army Chief's meeting with business leaders in Karachi and reports of $25 billion investment each from Saudi Arabia and UAE under Special Investment Facilitation Council. He confirmed. उन्होंने confirm किया, हाँ जी मीटिंग्स हुई हैं आर्मी चीफ की। Gave 2-3 year time frame for Saudi UAE investment. 2 से 3 साल लगेंगे ये 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स में। He mentioned minerals and mining sectors के इस तरफ जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी
I asked PM if government would renegotiate IPP contracts in light of the electricity bills crisis, and he said at this time it was enough to say that the government was thoroughly discussing this option. कि IPPs वो तमाम कंपनीज जिससे एक्चुअली हम बिजली लेते हैं उनके साथ मुआहदों को रीनिगोशिएट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जी ये डिस्कस किया जा रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ। In response to my question on an extension for the current DGISI and what his role as caretaker PM would be in appointing a new DGISI, or if it would be entirely the Army Chief's appointment, he said it was not in public interest to disclose this at this point. ये जो पॉइंट उन्होंने कहा जी हमने सवाल किया कि DGISI को क्या एक्सटेंशन दी जा रही है और क्या आप ये दे सकते हैं या ये पूरा का पूरा रोल जो है वो आर्मी चीफ का होगा। उन्होंने कहा जी पब्लिक इंटरेस्ट में नो कमेंट, मैं अभी इसके ऊपर कोई बयान देना नहीं चाहता। On a question about the military's interference in his government, PM Kakar said there was no instance where his government felt dictated and the army had not even slightly overstepped, but only provided the inputs as they were asked. उन्होंने कहा जी फौज का कोई अमल दखल नहीं है मौजूदा हुकूमत में, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन्होंने अपनी लाइन को अबूर किया है, बल्कि सिर्फ वो फीडबैक दिया है जब उनसे मांगा गया है। तो ये इन्होंने मेरीन ज़रा मलिक साहिबा ने जो है इसको रिपोर्ट किया है। इसके अलावा अब ये जो आर्मी चीफ की बिजनेसमैनों से मुलाकात हुई है, इस पर मुख्तलिफ रिपोर्टिंग हो रही है। इस पर नदीम मलिक साहब जो सीनियर एंकर पर्सन है उन्होंने अपने प्रोग्राम में कल इसके बारे में इंकशाफ किया है। अच्छा, नदीम मलिक साहब का एक बैकग्राउंड में पहले आपको बताना चाहूँगा। नदीम मलिक साहब जो है वो इसलिए मैं इनकी इस खबर पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी वजह एक बताता हूँ। एक सहाफ़ी होने के नाते नदीम मलिक साहब जो है ना एक ज़माने में बिज़नेस के ऊपर प्रोग्राम करते थे। तो बिज़नेस सर्कल्स के अंदर वैसे तो उनके माशाल्लाह मतलब ये नहीं है कि मैं कोई एक एरिया उनका वीक है, माशाल्लाह पॉलिटिक्स के अंदर भी, पॉलिटिशियंस के साथ भी। मतलब आप ज़हन में रखिएगा नदीम मलिक साहब वाहिद एंकर है पाकिस्तान के जिन्होंने आज तक बुशरा बीबी का इंटरव्यू किया है। बुशरा बीबी का इंटरव्यू और आज तक कोई नहीं कर सका, नदीम मलिक साहब ने किया। तो बिज़नेस का बैकग्राउंड उनका बहुत है, बिज़नेस इंडस्ट्रियलिस्ट, इन लोगों के साथ उनके बड़े गहरे मरासिम हैं और वहाँ से खबर निकाल सकते हैं वो। तो जिस तरह आर्मी चीफ ने जो है वो बिजनेसमैनों से मुलाकात की है, तो इसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट किया कि वहाँ पे गुफ्तगू क्या हुई है। अब वो गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है जो नदीम मलिक साहब एक्चुअली रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा अपने शो के अंदर कि आर्मी चीफ ने दोनों मीटिंग्स में कहा कि करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और करप्शन करने वाले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और मैं बहुत केयरफुली आप तक ये पहुँचा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तीनों बड़ी सियासी जमातों के अंदर करप्ट अनासिर या बदउनवान अनासिर हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से ज़्यादा अपने ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं। बाद सियासतदानों का उन्होंने मीटिंग में नाम भी लिया। मेरी इतलात के मुताबिक, नदीम मलिक साहब की इतलात के मुताबिक, उन्होंने असद कैसर, परवेज़ खटक, महमूद खान, इमरान इस्माइल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये कल क्या थे और आज कहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम सबूतों के साथ और बड़ा तगड़ा हाथ डालेंगे करप्शन और स्मगलिंग के खात्मे के लिए और हर उस दहशतगर्द के खात्मे के लिए जो पाकिस्तानी बच्चों का खून बहा रहा है। अच्छा, ये जो अब 4 नाम लिए ना इन्होंने, असद कैसर, परवेज़ खटक, महमूद खान, इमरान इस्माइल, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। परवेज़ खटक और महमूद खान एक्चुअली पीटीआई को छोड़ चुके हैं अब, और ये परवेज़ खटक साहब की जो अपनी जमात है, महमूद खान साहब भी अब इस वक्त उनके साथ ही वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है। इमरान इस्माइल साहब जो है वो टेक्निकली इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के अंदर है। असद कैसर साहब अलबत्ता अभी भी पीटीआई के अंदर है। तो ये अगर नदीम मलिक साहब जिन 4 लोगों का नाम ले रहे हैं तो मतलब किसी के लिए भी खैर नहीं है, नई जमातें जो बनी हैं उनके लिए भी खैर नहीं है। उनका नाम भी जो है वो आर्मी चीफ ने लिया है। उन्होंने कहा कि ये आगे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दहशतगर्द पाकिस्तानी सरजमीन पर सांस नहीं लेने पाएगा जो पाकिस्तानी बच्चों के खून बहाने में मुलविस है, फ़ौज के सिपाहियों की शहादत में मुलविस है। पाकिस्तानी सरजमीन से उसका मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड अफगान महाजिरीन है पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर, उनकी तो मेज़बानी करेंगे अच्छे हमसाये के तौर पर, लेकिन जितने भी गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी तौर पर अफगानी पाकिस्तान में हैं उनको दोबारा अफगानिस्तान भेजा जाएगा और उस पर सख्ती से अमल दरामद होगा। इसके अलावा टैक्स रजिस्ट्रेशन का मामला भी ज़ेर गौर आया कि जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ौज क्या कर सकती है। तो ये नदीम मलिक साहब ने जो है आर्मी चीफ की जो मुलाकातें हुई हैं उस सिलसिले में इन्होंने रिपोर्ट किया। बड़ी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है जो इनकी तरफ से आई है। इसके अलावा मुनीफ फारूक साहब के शो में हसन अयूब साहब तशरीफ़ लेकर आए हुए थे। हसन अयूब साहब जो हैं वो मतलब जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से बड़ी एक्यूरेट रिपोर्टिंग अभी तक करते रहे हैं। कुछ जगहों पे उनकी खबरें गलत भी हुई हैं, लेकिन ऑन द होल उन्होंने खबरें काफ़ी हद तक ठीक भी दी हैं। उनका ये दावा है, उन्होंने मुनीफ फारूक साहब के शो के अंदर ये कहा कि जिस तरह से परवेज़ इलाही को गाड़ी से उठा कर ले गए, ये एक वाज़ेह पैगाम है कि जब जब सहूलतकारी किसी को फराहम की जाएगी
तब सिस्टम रिएक्ट करेगा, सिस्टम रिएक्ट करेगा। और 15 सितंबर से 20 सितंबर के बाद आपने अभी तक वो सख्ती नहीं देखी है जो सख्ती आने वाली है, और जो वो हालात होंगे आप पिछले दौर भूल जाएंगे जो अभी तक सख्ती हुई है। अभी तो कह रहे हैं ना कि क़यामत आ गई है, पहले तो कह रहे थे कि फैशिस्ट हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, अब तो फैशिस्ट हुकूमत नहीं है मुस्लिम लीग नून की। अभी आप देखिएगा 15 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं या 20 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं वो ऐसी सख्ती होगी जो इससे पहले कम से कम मैंने अपनी याददाश्त में नहीं देखी। जिस बंदे ने कानून को हाथ में लिया, बिलखुसूस 9 मई वालों के साथ जो होना है उनके लिए बिल्कुल क़यामत आने वाली है, क़यामत कुबरा आने वाली है, सुगरा भी नहीं होगी। इसके अलावा वो सहूलतकार जिन्होंने कानून और आइन से हटकर किसी की चाहत में या किसी को हैंडसम जानते हुए, किसी के फ़ैन क्लब का हिस्सा होते हुए किसी को सहूलतकारी फराहम की है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त स्टार्ट होने वाला है। सो ये बेसिकली किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि जब ये मौजूदा चीफ जस्टिस जाएंगे उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए ये फरमा रहे हैं कि सख्ती बढ़ने वाली। अच्छा, इसी से रिलेटेड एजाज सैयद साहब मेरे साथ कल रात को प्रोग्राम में मौजूद थे। मैंने एग्जैक्टली एजाज सैयद साहब से यही सवाल किया कि क्या मतलब कहा जा रहा है कि 16 सितंबर के बाद जो है वो कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, तो क्या होने जा रहा है, क्या पीटीआई के लिए ज़्यादा मुश्किल वक्त आने लगा है? तो उनका ये कहना था कि नहीं, जो कुछ भी होगा कानून और आइन के अंदर ही होगा। अब कानून और आइन के अंदर रहते हुए तो सख्तियाँ भी हो सकती हैं। अब मुझे मतलब क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर कि क्या होने जा रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर खबर गर्म है। मतलब जो जिसे कहते हैं ना सियासी चैटर होना, और ड्राइंग रूम्स के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है इस वक्त सियासी सर्कल्स के अंदर, वो यही है कि पीटीआई के अंदर जो है ना वो एक बहुत बड़ा दिमागों के अंदर क्वेश्चन मार्क है कि 16 सितंबर के बाद क्यों जा रहा है। एवरीवन इज क्वेश्चनिंग दिस थिंग। अच्छा जी, इसके अलावा अदालती हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मामला जो है उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। ठीक है, ये कल शाम की डेवलपमेंट है। इस हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट की इख्तियाराती हदूद की पामाली की। इस्लामाबाद पुलिस का ये अमल तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को चौधरी परवेज़ इलाही को बाजियाब करा के कल पेश करने की हिदायत कर दी। ये इंस्ट्रक्शंस आई। आज इसमें लिखा गया है जी, आज जब समाअत हुई तो लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा कि एक इंक्वायरी करें, आईजी पंजाब को शो कॉज जारी कर रहे हैं। आईजी पंजाब ने कहा शो कॉज जारी ना करें, सिर्फ नोटिस जारी करें, कल तक का वक्त दे दें। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा पहले शो कॉज जारी करें, फिर इस पर कार्रवाई होगी और सज़ा होगी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा मौका दिया जाए कि इंक्वायरी करके अदालत को रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आप नहीं जानते कि परवेज़ इलाही कहाँ है? इस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि परवेज़ इलाही पंजाब के किसी अथॉरिटी अदारे के पास नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा इस्तफसार किया, पुलिस के इल्म में भी नहीं है कि परवेज़ इलाही कहाँ है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने कहा हमारे इल्म में भी नहीं है कि वो कहाँ है। आईजी पंजाब ने जब ये बयान दिया तो अदालत के अंदर कह लगना शुरू हो गए। पहली बात है पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो अटक जेल में, और आईजी पंजाब साहब कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं वो कहाँ पे। सरदार लतीफ़ खोसा भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस अदालत की हदूद से ले जाया गया तो अदालत को इख्तियार है कि वो किसी भी सूबे में हुक्म दे सकती है। ये सब पहले से प्लान था। डीआईजी ऑपरेशन गाड़ी से उतर गए और मुझे भी उतार दिया। अदालती हुक्म की ऐसी खिलाफ वर्जी 50 साल की वकालत में मैंने नहीं देखी। लाहौर हाईकोर्ट ने सेशन जज अटक को परवेज़ इलाही को अटक जेल से बाजियाब करके कल पेश करने का हुक्म देते हुए आईजी इस्लामाबाद को 8 सितंबर के लिए तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया। अच्छा, ये तो सारी डेवलपमेंट्स हो गई। परवेज़ इलाही साहब को रिकवर करने के लिए भी कह दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में परवेज़ इलाही साहब की जो बाजियाबी का केस था, जो कि आज कॉज लिस्ट में लगा हुआ था, वो कॉज लिस्ट में से निकाल दिया गया। और जस्टिस अमजद रफ़ीक जो हैं वो आज बेसिकली उन्होंने आज परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन जस्टिस अमजद रफ़ीक जो हैं वो अब लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर केसेस की समाअत नहीं करेंगे। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस अमजद रफ़ीक 28 अक्टूबर तक मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे, तो वो मुल्तान चले गए हैं। और मुल्तान बेंच में उनका ट्रांसफ़र का रोस्टर 30 अगस्त को जारी किया गया था, तो 30 अगस्त को से ही पता था कि ये हो रहा है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली बेशक ही उन्होंने हुक्म दिया है तो ये केस जो है अब कोई और जज सुन लेगा, यहीं पे लाहौर में कोई और जज सुन लेगा, लेकिन अभी ये क्लैरिटी नहीं है। आज इसके बारे में पता लगेगा कि एक्चुअली इसका होता क्या है। हुक्म तो जारी कर दिया है जज साहब ने, अब देखते हैं कि उनको रिकवर किया जाता है, अगर नहीं किया जाता तो क्या होता है। वील हैव टू वेट एंड सी। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तबीयत अचानक ख़राब होने पर उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से पिम्स हस्पताल कल ले जाया गया। पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद में उनका तिब्बी मुआयना हुआ, जहाँ डॉक्टर्स ने उनके मुख्तलिफ टेस्ट और खून के नमूने लिए। हुकाम के मुताबिक परवेज़ इलाही का मामूल का मुआयना किया गया और उनकी सेहत तसल्ली बख्श करार दी गई। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही की सेहत के हवाले से कोई मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया।
अच्छा, बाद में जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद मुन्ना सलाही ने ये एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जी मेरे वालिद साहब को जो है वो अटक जेल से पिम्स अस्पताल ले गए थे और उसके बाद कई घंटों से वो गायब हैं। मेरे ख्याल में 3-3.5 घंटे का उन्होंने ट्वीट किया कि जी वो तब से वो गायब हैं। तो अब पता नहीं कि परवेज़ इलाही साहब को पिम्स लेके गए थे, वहाँ से कहाँ गए हैं, कोई पता नहीं, कोई खुफिया मुलाकात तो नहीं हो रही, क्योंकि जब से वो अटक जेल गए हैं ना तब से बहुत ज़्यादा र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है कि भाई अटक जेल ही क्यों लाया गया जहाँ पे इमरान खान साहब को रखा गया। तो कहीं परवेज़ इलाही साहब एक्चुअली किसी मैसेंजर का काम तो नहीं कर रहे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो मुन्ना सलाही साहब का ये कहना कि किधर गए हैं उसके बाद बहुत सी मतलब चीज़ों को जन्म देता है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास जो कल हुआ है उसका एलामिया कल रात को जारी किया गया अप्रॉक्सीमेटली कोई 9-9:30 बजे। इसमें कहा गया जी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की ज़मानत के मामले को मुसलसल ताख़ीर की नज़र किए जाने पर नहायत गम व गुस्से का इजहार। खुसूसी जज की हफ्ता भर की रुख्सत के बाद ड्यूटी जज की जानिब से चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत से गुरेज बाइस तशवीश करार। चेयरमैन इमरान खान के मुकदमात इम्तियाजी इंसाफ की घटिया तरीन मिसालें हैं। खुसूसी जज की रुख्सत ही की आड़ में वाइस चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का मामला भी इल्तवा में डाला गया। तकनीकी बुनियादों पर तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन को इंसाफ से महरूम करने और कैद में रखने का सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। इजलास में तहरीक-ए-इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी के मामले की लाहौर हाईकोर्ट में समाअत का जायजा। अदालत की जानिब से IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस के इजरा और अदालती अफसर के जरिए चौधरी परवेज़ इलाही की बाजियाबी के हुक्म पर इत्मीनान का इजहार। अदालत आलिया से चौधरी परवेज़ इलाही के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून से संगीन एनराफ के मुर्तकब अफसरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की इस्तदा। कोर कमेटी की जानिब से तहरीक-ए-इंसाफ शुमाली पंजाब के जबरी तौर पर लापता कर दिए जाने वाले सदर सदाकत अब्बासी की फौरी बाजियाबी और रिहाई का भी मुतालबा। ज़हूर मशवानी, बैरिस्टर हसान न्याजी और इमरान रियाज खान समेत दीगर लापता अफराद की बिला ताख़ीर बाजियाबी और रिहाई पर भी जोर। तो हसान न्याजी का भी नहीं पता कि वो किधर हैं। ये ज़हूर मशवानी, अज़हर मशवानी, वो जो इनका सोशल मीडिया हैंडल करता था गंदी ज़बान इस्तेमाल करने के हवाले से, ये उनका भाई है, ये भी कई महीनों से लापता है। और इमरान रियाज खान साहब के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उनके हवाले से क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, इसके अलावा लग इस तरह रहा है कि PTI को कुछ थोड़े से फंड्स का मसला पड़ गया। वो मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। बेसिकली उनके जो सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने फ़ायज़ा दाऊद साहिबा, ये एक ज़माने में फ़ायज़ा दाऊद साहिबा एयरवाई पे एंकरिंग करती थी, उनको एक इंटरव्यू दिया है उनके यूट्यूब चैनल के लिए। तो उनसे सवाल हुआ कि हाल ही में PTI ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फंडिंग की दरख्वास्त की, क्या इस वक्त पार्टी को माली मसाइल का सामना है? रऊफ़ हसन साहब पहले तो थोड़ा सा गड़बड़ा कर उन्होंने कहा देखिए लीगल फ़ीस होती है बहुत ज़्यादा अच्छे वकीलों की, आपके खिलाफ 185 केसेस हैं, तो यू नीड अ लार्ज सेटअप ऑफ लॉयर्स हु वर्क ऑन दोज केसेस, और ज़ाहिर है उनकी फ़ीस भी है, अगर कोई डिस्काउंटेड फ़ीस भी होगी तो वो भी बहुत होगी, आपको पता है। तो ज़रूरत पड़ती रहती है पार्टी को फंडिंग की। हमारी सोर्सेज हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आते रहते हैं पैसे जो लोग ट्रस्ट करते हैं, हु ट्रस्ट खान साहब, हु ट्रस्ट PTI, हु ट्रस्ट ऑल अदर philanthropic initiatives he has taken throughout his life. So consequently there is a level of credibility which is unmatched by any other individual in Pakistan. So पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाजमी बात है कि ज़रूरत है। डेफिनेटली तो मतलब ये बिल्कुल वही बात, मैं मांगने नहीं आया, पर जे तुसी मैंने दे दो तो मैंने मसला भी कोई नहीं, ये वो वाली बात है। तो मुश्किल होता है ऑब्वियसली, आई थिंक मुझे ये फील होता है कि मुश्किल है। मेरे पास जो ख़बरें आ रही हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स आ रहे हैं, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर चीज़ ही जकड़ दी गई है, हिलने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो अगर कोई फ़ंड्स पाकिस्तान में आप इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर भी जो है सवाल किया जाएगा, उधर भी पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपकी जो कैश सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई है पूरी तरह। लोग यहाँ पे गायब हो गए हैं, PTI के लापता हो गए हैं, तो समझ ही नहीं आ रही कि पैसे किस तरह आने हैं। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक बड़ी हैरानकुन बात की। उनका एक इंटरव्यू सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर इलेक्शन मौखर हुए तो एहतजाज के लिए चेयरमैन PTI के साथ भी खड़े हो सकते हैं। मतलब नून लीग का ये कहना है कि अगर इलेक्शंस मुलतवी हो गए तो हम और इमरान खान साहब इकट्ठे एहतजाज करेंगे। क्या मंजर होगा वैसे, कभी कोई सोच सकता था? उन्होंने कहा कि यकीन है इलेक्शन आइंदा साल फरवरी तक हो जाएंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि अगर इंतखाबात मज़कूरा मुद्दत से भी आगे बढ़े तो नून लीग क्या करेगी, जिस पर उन्होंने कहा कि इंतखाबात मुखर हुए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ट्रक पर होंगी। मुमकिन है एहतजाज में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की शमूलियत से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि एहतजाजी तहरीक में चेयरमैन PTI भी हमारे साथ हो सकते हैं। तो वो बात यह है कि वही होता है कि अगर जे आ गई ना सारे थे तो इन्हें सारे ने इकट्ठे हो जाना है, ये होता है।
तो वक्त सिखा देता है, वक्त ये तमाम जमहूरी जो ताकतें हैं फिर उनको सिखा देता है कि हमने इकट्ठे किस तरह होना, फिर ये अपने तमाम तर इख्तलाफात भूल जाते हैं। अगर आपको याद हो कि एक ज़माने में इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब भी इकट्ठे रह चुके हैं एक्चुअली, ये इकट्ठे एहतजाज भी कर चुके हैं दोनों, और कई इनकी तस्वीरें हैं जिसमें दोनों साथ साथ इकट्ठे खड़े हुए हैं एहतजाज के लिए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ भी इनकी चंद तस्वीर हैं इमरान खान साहब की कि एक ही जगह पे खड़े होकर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। तो ये वक्त की बात होती है। खैर, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।